बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक आप जैसे देख सकते हैं, आज की पोइम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। ये हाउसमैन की ये पोइम वन ऑफ द वेरी फेमस पोइम है। तो पहले मैं आपको हमेशा की तरह जो बाकी पोइम्स में आपको बताया था, पहले मैं राइटर का तारफ़ आपको करवाऊँगा, जो पोइट है इसका। पोइट सर कपूर का तारफ़ करवाने के बाद फिर आपको पोइम को कुछ बातें ज़रूरी बताने के बाद मैं आपको इसकी टेक्स्ट जो है, इसका जो स्टेंस है वो मैं आपको क्लियर करूँगा। फिर लास्ट में जैसे मैंने बाकी पोइम्स की आपको डिवाइसेस बताए थे, इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं आपको वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले राइटर के तारफ़ में कुछ ऐसे है कि 1859 से लेकर 1936 तक ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। सिंपल पोइट में बड़ा नाम आता है इसका। इसके अलावा इसने ऑक्सफोर्ड में स्टडी की है। ब्रिटिश पोइट था। अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन इसका पूरा नाम था। अल्फ्रेड ALFRED, एडवर्ड EDWARD। बता रहा हूँ कि आप साथ साथ अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सके, और हमेशा आप अपनी बुक पास रखा करें ताकि जो बातें आपको मैं बताता जाऊँ, जो इम्पोर्टेंट आप समझें, उन इन बातों को आप साथ साथ अपनी बुक पे नोट कर लिया करें। तो इसके अलावा इसने कुछ अरसा टीचिंग में भी गुजारा है, और रोमन पोइट्री का बड़ा दिलदादा था। रोमन पोइट्री को इसने अक्सर उसकी एडिटिंग करता रहता था, और इसके अलावा इसकी बहुत से वॉल्यूम्स छपे भी थे। अपनी बुक्स इसने पोइट्री की लिखी है, और जो उसकी पीरियड का पोइट्री का पीरियड है वो 1895 से 905 के मिड में उसने अपनी पोइट्री का आगाज़ किया। अपनी पोइट्री जो फेमस पोइट्री है इसकी, वो इस पीरियड में जो 10 साल का अर्सा था, 1895 से 1905 तक, इस 10 साल के अरसे में इसने अपनी पोइट्री जो कंपोज की है, उसने जो वॉल्यूम्स इसके शाया हुए हैं। इसके अलावा लास्ट में इसके बारे में हरकपुल का तारफ़ में ये आता है कि लव ऑफ नेचर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरती का बड़ा दीवाना था। जो कुदरती खूबसूरती होती है, वो खूबसूरती जो खुदा के हाथों से बनी होती है। इमोशनल राइटिंग इसने बड़ी की है, यूनिवर्सल राइटिंग इसने की है। इसकी राइटिंग बड़ी सिंपल हुआ करती थी, सादा सी बात में बड़े गहरे मीनिंग रखता था। और जैसे मैं आपको बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ये भी नेचुरल पोइट में इसका नाम जाना जाता है, और बेशुमार इसने नेचुरल सीन पे पोइट्री लिखी है। और ये आपकी जो पोइट्री है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, ये भी नेचुरल उसकी पोइट्री में से एक उसकी जो पोइम आपके सामने जो ए हाउसमैन की आज मैं आप रीड करूँगा। इसके अलावा इसकी जो पोइम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, ये आपको बता दूँ, श्रापशायर लेड इसकी एक बुक है पोइम्स की, SHROP और SHIRE, श्रापशायर LAD लेड के नाम से उसने अपनी बुक के कंपोज की थी 1896 के राउंड अबाउट। 1896 की इसकी ये बुक है, और इस बुक में इसने ये वाली पोइम लिखी है। ये सारी बुक श्रापशायर लेड जो है, इसकी पूरी एक वॉल्यूम है उसकी पोइट्री का, और इसकी पोइट्री में ये जो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ जो पिक की गई है आपके सिलेबस में। और लवलीस्ट ऑफ ट्रीज देखिए, लवलीस्ट, लव, लवलियर और लवलीस्ट, 3 डिग्रीज है। तो इन तीनों डिग्री में ऑफ ट्रीज जो एडजेक्टिव की उसने 3 डिग्रीज बताई हैं, इन तीनों में लव मीन प्यारा, लवलियर बहुत प्यारा, और लवलियर सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। अब इससे आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एंड है कि जितने भी ट्रीज हैं उन ट्रीज में सबसे अच्छा ट्री जो है वो चेरी का ट्री है। नाउ मीन अब पहले उसने ट्री देखे हैं, लेकिन अब की बार जो चेरी ट्री की उसने खूबसूरती देखी है, इस खूबसूरती से वो इतना मुतासर हुआ है, उसने कहा कि सबसे लवलीस्ट, सबसे जो मेरा लव वाला ट्री है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अब चेरी का ट्री है। इस पे उसने कंपोजिंग भी की है। वह कुछ सीन ऐसे है कि ये वुडलैंड, जंगल के रास्ते ये जा रहा था। उस जंगल के रास्ते स्नो फॉलिंग के बाद उस रास्ते से जब हर चीज़ सफ़ेद रंग से ढकी हुई थी, तो इसने एक चेरी का ट्री देखा है जो कि मुकम्मल तौर पे बर्फ़ के साथ ढका हुआ है, स्नो फॉलिंग से ढका हुआ है। तो इससे वो मंज़र इतना खूबसूरत मंज़र लगा है कि उसने उस सारे मंज़र पे कलम बंद किया, उसने एक पोइम कंपोज की है। क्या पोइम कंपोज की है, उसकी रीडिंग आपको मैं साथ साथ अभी करवाता हूँ। तो कहता है कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज दरख्तों में सबसे प्यारा दरख्त द चेरी, चेरी का ट्री है। नाउ अब दरख्तों में सबसे प्यारा दरख्त चेरी का दरख्त है। इज हंग, हंग लटका हुआ, हंग मीन लटका हुआ,
विद ब्लूम, ब्लूम फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ लदा हुआ है, फूलों के साथ लटका हुआ है, भरा हुआ है। हम हंग को फिल्ड भी कह सकते हैं, ये लटके हुए की सेंस में भी है। फिल्ड भरा हुआ है ब्लूम फ्लावर के साथ अलोंग द बफ, बफ मीन ब्रांच, जिसकी जो शाख है वो शाख फूलों के साथ लदी हुई है, इसकी शाख जो है ये फूलों के साथ भरी हुई है। एंड स्टैंड्स, और ये जो चेरी का ट्री है स्टैंड्स ये खड़ा है अबाउट द वुडलैंड राइड, राइड जहाँ पे राइडिंग की जाती है। वुडलैंड जो जंगल वाला लैंड है, जो जंगल वाली लैंड है, जो जंगल वाला रास्ता है। अब ये वुडलैंड है, ये रास्ता जंगल का रास्ता जा रहा है। अब वुडलैंड राइड, अब इस वुडलैंड के साथ जो राइडिंग एरिया है जहाँ पे घुड़सवारी की जाती है, जहाँ पे चला जाता है। अब वुडलैंड के पास ये वुडलैंड है, तो वुडलैंड के पास यहाँ पे ट्री है, इस जगह पे ये वो ट्री है जिस ट्री से वो मुतासर हुआ है। तो कहता है जंगल के रास्ते में वुडलैंड राइड पे ये स्टैंड है, ये खड़ा है, ये दरख्त खड़ा है। वियरिंग वाइट, उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है फॉर ईस्टर टाइड, लगता है ऐसे है जैसे टाइड फेस्टिवल। ईस्टर, ईस्टर जो ईसाइयों के जो त्यौहार है ईस्टर, जिसमें उन्हें ये यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिजरेक्शन होगी। रिजरेक्शन कहते हैं दोबारा उठाए जाने को, रिवाइवल को, रीबर्थ को कहते हैं। दोबारा पैदाइश होगी, दोबारा ज़मीन पे आएंगे। और ये कहते हैं कि फर्स्ट फुल मून होगा, जो स्प्रिंग का सीज़न होगा ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, कि स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग का जो फर्स्ट संडे होगा। अब फर्स्ट संडे कौन सा, जो फर्स्ट मून का स्प्रिंग का सीज़न है। और स्प्रिंग के सीज़न में जो सबसे पहला चांद होगा, और सबसे पहले चांद का जो सबसे पहला संडे होगा, उस संडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिजरेक्शन होगी, उस संडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिवाइवल होगी, उस संडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रीबर्थ होगी। तो इस दौरान वो कहते हैं कि वो इस त्यौहार को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपकमिंग को, आने को, वो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नज़ूल होगा उस पर वो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार में वो एक उनके लिए मुक़द्दस जो लिबास है वो सफ़ेद रंग का लिबास है, तो उस सफ़ेद रंग के लिबास को ये पहनते हैं। और कहता है कि ये दरख्त भी वियरिंग वाइट, इसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे जैसे कि ये भी ईस्टर के फेस्टिवल में जा रहा है, ऐसे जैसे कि ये भी ईस्टर का त्यौहार मनाने लगा है, जैसे कि ये भी ईस्टर की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो ये इसका फर्स्ट टेंस है। तो आपको बता दूं वो पोइम जो 4 लाइनों पे मुश्तमिल होती है, इसको क्वाट्रेन कहते हैं। QUATRAIN। ये देखिए 4, इसके 3 क्वाट्रेन लिखे हैं, एक क्वाट्रेन, दूसरा और तीसरा। मतलब एक क्वाट्रेन 4 लाइनों पे मुश्तमिल है, दूसरा क्वाट्रेन भी 4 है, तीसरा क्वाट्रेन भी 4 लाइनों पे मुश्तमिल है। कपलेट होता है, जो शेर होता है, तो 2 लाइनों पे मुश्तमिल होता है, लेकिन 4 लाइनों पे जो मुश्तमिल होता है उसे क्वाट्रेन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसने फर्स्ट क्वार्टेन में शायरी की खूबसूरती बयान की है, कैसे फूलों के साथ लदा हुआ है। और वुडलैंड राइड, जंगल के रास्ते में वो खड़ा हुआ है, वियरिंग वाइट, उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे जैसे कि ईस्टर का फेस्टिवल में आने लगा है, ईस्टर के फेस्टिवल की तैयारी करने लगा है, ईस्टर के फेस्टिवल में वो शामिल होने के लिए खड़ा है। नाउ, अब इस खूबसूरती से मुतासर होकर कहता है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। तो ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बता दूं कि तीनों स्टेंजा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो थर्ड स्टेंजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड स्टेंजा, सबसे ज़्यादा रिपीटेड पोइम और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आप वर्ड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो भी इसमें ये पोइम जितनी फेमस आपकी 3 4 5 फेमस पोइम है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये उनमें से एक पोइम ये भी मानी जाती है, ये भी पेपर में काफ़ी रिपीट होती रहती है। तो दूसरे स्टेंजा में कहता है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। पहले स्टेंजा में अबाउट द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री उसने ये स्टेंजा लिखा है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेंजा में वो कहता है नाउ अब ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। अब जो है 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, जैसे देखें बाइबल के मुताबिक जो ईसाइयों की मुकद्दस किताब है, जो ईसाइयों की जो आसमानी किताब इंजील है, बाइबल के मुताबिक इंसान की जो औसत उम्र है वो 70 साल है। ये ईसाइयों का अकीदा है कि इंसान की औसत उम्र बाइबल के मुताबिक जो उनकी मुकद्दस किताब है, उस मुकद्दस किताब के मुताबिक इंसान की जो औसत उम्र है
वो 70 ईयर्स है, वो 70 साल है। तो राइटर कहता है कि स्कोर कहते हैं 20 को, ठीक है, स्कोर कहते हैं 20 को। तो आप गिनती आपको पता होनी चाहिए कि आप देखें, डेकेड होता है DECAD, डेकेड होता है 10 साल का अरसा, स्कोर होता है 20 साल का अरसा। इसी तरह 50 साल के अरसे को 50 कहते हैं। तो आप देख लें आगे जो सेंचुरी होता है वो 100 साल के अरसे में होते हैं। इसी तरह 60 साल का अरसा भी होता है, 75 साल का अरसा भी होता है। लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्कोर कहते हैं 20 साल के अरसे को। तो ये कितने स्कोर है? ये 3 स्कोर है। करेक्ट, 3 स्कोर, 3 स्कोर, 1 स्कोर 20 साल का हो गया, तो 2 स्कोर हो गए 40 साल के, फिर 3 स्कोर हो गए, फिर 20 ऐड करें तो 60 साल के हो गए। तो 3 स्कोर 60 ईयर्स एंड 10, 60 में 10 और ऐड करें तो 70। तो कहता है अकॉर्डिंग टू बाइबल द एवरेज एज ऑफ अ मैन इज 70 ईयर्स एंड नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 एंड नाउ ऑफ माई 70 ईयर्स। अब देखिए बाइबल के मुताबिक 70 साल है, तो अब अगर मेरे पास 70 साल है तो 20 विल नॉट कम अगैन। अब उन 70 सालों में 20 जो 20 साल हैं विल नॉट कम अगेन, वो वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं वापस आएंगे? क्यों? क्योंकि जो रिसेंटली जो पोइट की एज है वो 20 ईयर्स है। अब इसने ये जो पोइम लिखी है वो 20 साल की उम्र में लिखी है। तो कहता है मेरे 20 साल अब वापस नहीं आएंगे, अब मेरे 20 साल जो गुजर गए हैं अब वो वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, और 70 स्प्रिंग्स 70 बहारें गुजरी हैं, 70 बहारें गुजर गई हैं। अब हर साल में बहार एक बार आती है, इसी तरह 70 सालों में बहार 70 दफ़ा आएगी। तो कहता है अब मेरे पास जो टोटल एज है वो 70 ईयर्स है, फर्स्ट लाइन में उसने बताया, जिनमें से 20 साल मेरे नहीं वापस आएंगे क्योंकि 20 साल मेरे गुजर गए हैं। अब 20 साल इन 70 सालों में 20 दोबारा नहीं आने वाले। तो अगर मैं लूँ 70 स्प्रिंग्स, 70 बहारें जो मेरे पास टोटल बहारें थी, 70 बहारों में से आ स्कोर, एक स्कोर, स्कोर आपको पता है 20 साल के अरसे को कहते हैं। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, अगर एक स्कोर मैं निकाल देता हूँ 70 स्प्रिंग से, अब ये 70 स्प्रिंग से मैंने स्कोर एंड टेक, मैं इसमें से टेक ले लेता हूँ, 70 में से 20 मैंने ले लिए, तो मेरे पास 50 साल बाकी बचते हैं। ठीक है, जैसे एंड टेक फ्रॉम 70, 70 से मैंने ले लिए, क्या ले लिए? आ स्कोर, 20 साल का अरसा मैंने ले लिया, 20 साल का अरसा मैंने निकाल लिया, तो फिर क्या बचा मेरे पास? इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो फिर मेरे पास लीव्स बाकी बच जाते हैं 50, 50 मोर मजीद। तो अब मेरे पास जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें मेरे पास 50 साल सिर्फ बचे हैं, 50 मोर, अब मज़ीद मेरे पास 50 साल का अरसा बचा है। तो एंड सिंस और फिर तब से टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, एंड आफ्टर जो मेरे पास 50 साल का अरसा है, टू लुक मैं देखूं एट थिंग्स चीज़ों को, किन चीज़ों को? इस चेरी ट्री की खूबसूरती को देखूं, इन ब्लूम, इन फ्लावर्स, फिल्ड विद फ्लावर्स, मैं इस खूबसूरती को फूलों के साथ लदा हुआ देखूं। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 स्प्रिंग्स, 50 स्प्रिंग्स, तो मेरे पास जो बाकी 50 बहारें हैं आर लिटिल, बड़ी थोड़ी, रूम स्पेस, तो ये मेरे पास बड़ी थोड़ी स्पेस है, ये मेरे पास बड़ी थोड़ी लाइफ है। ये राइटर कहता है कि 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल, बड़े थोड़े लगते हैं इसकी खूबसूरती के आगे, इसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हुआ है। तो कहता है कि मेरे पास जो 50 साल अरसा है वो भी मुझे थोड़ा लगता है कि इतनी खूबसूरती कि मेरे पास सिर्फ 50 साल है इसकी खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। और इन 50 सालों में अबाउट द वुडलैंड, तो उस वुडलैंड में, उस जंगल में आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं हर साल जब भी स्प्रिंग आएगा, जब भी ये पौधा फूलों के साथ लदा हुआ होगा, जब भी ये पौधा वाइट ड्रेस इसने पहना होगा, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। अबाउट द वुडलैंड, वुडलैंड में जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा टू सी, देखने के लिए, द चेरी ट्री को, हंग फील्ड, भरा हुआ होगा, विद स्नो, स्नो बर्फ के साथ भरा हुआ होगा, बर्फ के साथ ये लदा हुआ होगा, बर्फ के साथ ये कवर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है, कोशिश की है कि जितना आसान से आसान हो सकता है आपको मैं रिपीट कर सकूं, मैं आपको समझा सकूं। बाकी किसी जगह से कुछ स्किप हो जाता है, कोई आपको समझ नहीं आती, तो काइंडली वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से आप सुने, तो हो सकता है आपको जो मिसिंग पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाए।
तो ये था इसका पैराफ्रेज, ये थी इस पोइम की समरी। अब इस पोइम के जो बिहाइंड द सीन है, जो बिहाइंड द मीनिंग, इसमें जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, वो आपको बताया कि इंसान के पास जो इसमें वो मैसेज देना चाहता है कि इंसान, आज का इंसान इतना बिजी इंसान है, इतना वो अपनी लाइफ में इतना मैकेनिकल हो गया है, इतना एक मशीन बन गया है कि उसके पास अपने आप के लिए वक्त भी नहीं है। आप खुद देख लें, आप नेचुरल ब्यूटी के लिए, आप कुदरती खूबसूरती के लिए साल में शायद कभी एक दफ़ा, या वो भी कभी बाई चांस ही है कि आप किसी खूबसूरत मनाजर को देखने के लिए कहीं जाएं, वरना आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी जगह पे नहीं जा सकते। सुबह से लेकर मशीन की तरह आप गुजरते जाते हैं, आपके घंटे, मिनट, साल, महीने, ये सारे गुजरते जाते हैं। लेकिन कहता है अगर हम देखने वाले हों, अगर हमारे पास देखने वाली आँख हो, तो कुदरती मनाजर से ये दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इन सारे मनाजर को देख सके। तो ये लास्ट में इसने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है जो मैन, मॉडर्न मैन है, उस मॉडर्न मैन को, उस जदीद आदमी को, जिसके पास आज की दुनिया में गुजारने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वक्त नहीं है, उसको क्रिटिसाइज़ किया कि कुछ वक्त अपने लिए निकालो, नेचुरल सीनरी को एंजॉय करो, ये कुदरती मनाजर, ये दुनिया बड़े खूबसूरत मनाजर से भरी पड़ी है। यहाँ तक इसका इम्प्लाइड मीनिंग था। और फिर इसके लास्ट में मैं चलता हूँ आपके जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस राइटर ने यहाँ पे कौन कौन से यूज़ की हुई है। तो इन डिवाइसेस में अगर आप देखें तो अलिट्रेशन, मैंने बाकी पोइम में भी आपको बताया था कि काइंडली लिटरेरी डिवाइसेस समझने से पहले अगर आपको इन डिवाइसेस से आगाही है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप लिटरेरी डिवाइसेस पे वीडियो सुने। मैंने सारी डिवाइसेस जो आपकी पोइम में जितनी पोइम्स हैं, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस रिपीट होती हैं, मैंने सारी डिवाइसेस विद एग्जांपल्स आपको समझाई हुई है। अलिट्रेशन क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है, राइम क्या है, विजुअल इमेजेस क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होती है, ऑक्सीमोरोन वगैरह वगैरह, जितनी डिवाइसेस हैं वो मैंने सारी डिवाइसेस विद एग्जांपल्स आपकी पोइम के अंदर से एग्जांपल्स मैंने आपको बताई है। फलां पोइम में ये एग्जांपल राइटर ने ये यूज़ किया। लिटरेशन है तो लिटरेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, राइम किसे कहते हैं, तो वगैरह वगैरह सारी मैंने डिवाइसेस मैंने आपको डिफाइन की हुई हैं। तो ये वीडियो मेरा जो पोइम है आपकी, मैं उस पोइम को डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको डिवाइसेस समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखिए अलिट्रेशन है। डिवाइसेस को समझने के लिए आपको बताया, आप काइंडली उस वीडियो को सुनने, एक दफ़ा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप दोबारा उन डिवाइसेस को समझ चुके होंगे। फिर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा अलिट्रेशन, आपको पता होगा कि अलिट्रेशन किसको कहते हैं। तो इस पोइम में जो अलिट्रेशन है, वियरिंग वाइट, 70 सपरिंग स्कोर, मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि साउंड जो है वो डब्ल्यू की साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है, 70 सपरिंग स्कोर, एस की साउंड रिपीट हो रही है। तो ये अलिट्रेशन की मिसाल है। इसके अलावा आप अगर एक लाइन में देखें जो डबल साउंड रिपीट हो रही है, तो आप उसको अलिट्रेशन की मिसाल में, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये फलां फलां जगह पे अलिट्रेशन की एग्जांपल है। आप इसके अलावा अगर पोइम में से आपको मिलती है तो आप ज़रूर उसे ऐड करें। मैं जस्ट आपको एक लीड दे रहा हूँ, आपको मैं एक सुराग दे रहा हूँ, आपको मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करके आप आगे बाकी पोइम में से वो चीज़ें तलाश कर सकते हैं। तो पर्सनिफिकेशन है ईस्टर टाइड, वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, जो पूरी लाइन है वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, वियरिंग वाइट, देखें वियरिंग, पहनना जो काम होता है वो इंसानों का होता है, इंसान पहनता है ना कि पौधे पहनते हैं। और ईस्टर का जो फेस्टिवल है वो इंसानों के लिए है, ना कि पौधों के लिए। तो ईस्टर के फेस्टिवल में उसने कहा कि इसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, जैसे कि अब इसका पूरा जो पर्सनिफिकेशन है वो पूरी आएगी, वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, ये पूरी लाइन है। तो वियरिंग, पहनना जो है, इंसान जानवर नहीं पहनते, ये इंसानों की खसलत है, ये इंसानों की आदत है। तो पर्सनिफिकेशन, जो इसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, जैसे ईस्टर की टाइड है, जैसे ईस्टर फेस्टिवल में जाने लगा है, तो ये पर्सनिफिकेशन में एग्जांपल्स आएगी इसकी। राइम, जो मिलती जुलती साउंड है, राइट, टाइड, स्कोर, मोर, इसके अलावा आपको पोइम में से और भी ब्लूम, रूम है, गो, स्नो है, तो ये आपको राइम और भी मिल जाएंगी। तो ये राइम की एग्जांपल्स भी है इस पोइम से। विजुअल इमेजेस, आप तस्वीरें देखें इस पोइम में किसका है, आप वुडलैंड राइड, आपको एक तस्वीर नजर आती है कि वुडलैंड राइड एक रास्ता है, उसकी तस्वीर है। स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, खड़ा है दरख्त वुडलैंड राइड के पास,
ये भी एक तस्वीर है। वेयरिंग वाइट, उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ये भी एक तस्वीर का उसने दिखाया। अब देखें, जो तस्वीर आपको पोइम के अंदर से नज़र आती हैं आप खुद देख सकते हैं। हंग विद बलूम, फ्लावर्स से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ एक तस्वीर, एक मंजर नज़र आता है, एक दरख्त फूलों के साथ लदा हुआ। वेयरिंग वाइट, उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। अब ये एक तस्वीर नज़र आती है। इसी तरह बाकी पोइम में से अगर आपको तस्वीर नज़र आती है तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। जैसे आपको मैंने बताया, मैं जस्ट आपको एक लीड दे रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप इसको देखा देखी आप बाकी पोइम से भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मेटाफर, जो उसने स्प्रिंग को एज ए मेटाफर, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है। स्प्रिंग स्प्रिंग 70 बहारें, 70 बहारें टोटल हैं, 50 बहारें उसके पास रहती हैं। 50 बहारों का मतलब है कि उसने बहारों में से ईयर साल निकाले हैं। अब बेसिकली इन स्प्रिंग्स के पीछे उसके साल है। 70 बहारों का मतलब है उसके पास 70 बहारें नहीं रहती, उसके पास 70 साल टोटल एज है जो बाइबल के मुताबिक है। और उन 70 सालों में 50 बहारें मतलब 50 साल है। तो स्प्रिंग को एज ए मेटाफर ईयर्स उसके सालों के लिए यूज़ किया गया। तो ये इस पॉइंट की जो लिटरेरी डिवाइसेस थी। और आपको मैंने बताया कि जो आपकी जो कुछ भी डिवाइसेस, जो कोई भी सबक सुनते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपको लगता है कि आपके लिए जो नई बात है, तो आप उसे काइंडली अपनी बुक पे या जिस जगह पे आप नोट्स बना रहे हैं आप उसको साथ ज़रूर ऐड किया करें। इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाती है, कोई रह जाती है, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं नेक्स्ट पोइम में उसे साथ साथ कवर किया करूँ। फिलहाल पोइम नंबर 3 में इतना ही है। इंशाल्लाह ताला पोइम नंबर 4 में दोबारा आपके साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।